हेलो बच्चों। तो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, परिवहन। यानी पौधों के अंदर और मनुष्य में परिवहन होता कैसे है। मुझे बताओ बच्चों, आपने श्वसन किया, फेफड़ों में ऑक्सीजन चली गई, अब फेफड़ों से वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में जाएगी कैसे। आपने भोजन लिया बच्चों, भोजन आहार नाल में लिया, आहार नाल में पचा लिया, उस पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो वो जाएगा कैसे। तो बच्चों, सबसे पहले अपन ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि मानव में परिवहन होता कैसे है। तो बच्चों ध्यान रखना बेटा, मनुष्य के अंदर परिवहन के लिए दो टाइप के तंत्र होते हैं बच्चों। एक तो आपको पता है बेटा, ब्लड के थ्रू यानी रक्त के थ्रू क्या होता है बच्चों, परिवहन होता है। और एक होता है लसिका के थ्रू। तो बच्चों, मनुष्य के अंदर दो टाइप के परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन रुधिर परिवहन तंत्र, और एक पढ़ेंगे बच्चा लोगों लसिका परिवहन तंत्र। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बेटा रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक है। तो रुधिर परिवहन तंत्र किसका बना होता है बच्चों, देखिए। एक तो अपना हो गया बच्चों हृदय, यानी परिवहन तंत्र के अंदर तो एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा हृदय के बारे में। एक पढ़ेंगे बच्चों अपन ये जितनी भी नलियां हैं, इन नलियों को क्या बोलते हैं बेटा, रुधिर वाहिकाएं। यानी रक्त जिनके अंदर बहता है उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं बच्चों, रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। ठीक है ना। और एक पढ़ेंगे अपन किसमें, क्या चीज पढ़ेंगे बेटा, रुधिर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं रुधिर। देखो बच्चों, अपना जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती है। ठीक है ना बेटा। तो जो लिक्विड पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को बोलते हैं रुधिर कोशिकाएं। आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों, तीन प्रकार की होती है। एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, और एक क्या बच्चों, प्लेटीलेट्स होती है बेटा। ठीक है। तीनों कोशिकाएं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी बच्चों कौन से रंग की होती है, लाल रंग की होती है। मुझे बताओ आरबीसी लाल रंग की क्यों होती है बच्चों, क्योंकि उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन ही इसको कौन सा रंग प्रदान करता है बच्चों, लाल रंग प्रदान करता है। अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों कि हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है बच्चों, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को ध्यान रखना बेटा श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, श्वसन वर्णक। ठीक है। नेक्स्ट जो कोशिकाएं आती है बेटा, वो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी करती क्या बच्चों, देखो आपके शरीर के अंदर यदि कोई जम्स यानी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर गए बच्चों, रोगाणु प्रवेश कर गए, तो उन रोगाणु को मारने का काम करेगी कौन बच्चों, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये किसमें काम कर रही है बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणु को मारने के लिए। नेक्स्ट प्लेटिलेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों प्लेटिलेट्स का, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यदि मान लीजिए इमेजिन करो मेरे यहाँ पर कट लग गया, तो ब्लड निकल रहेगा बच्चों। मुझे बताओ अपने शरीर से लगातार ब्लड निकलता जाएगा क्या, नहीं निकलेगा बच्चों। यदि ब्लड निकलता गया बच्चों, तो अपना जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या होता है बच्चों, ये जो प्लेटिलेट्स है, जहां पर घाव हो गया बच्चों, जहां से रक्त निकल रहा है, उस घाव को बंद कर दिया जाता है। क्या बना करके बच्चों, थक्का बना करके। क्या बना करके बच्चों, रुधिर का थक्का बनाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो प्लेटिलेट्स होती है, जहां पर घाव हो जाता है वहां पर रुधिर का क्या बना देती है, थक्का बना देती है, ताकि शरीर से ब्लड का क्या नहीं हो बच्चों, लॉस नहीं हो। नहीं तो रुधिर की बहुत सारी क्या हो जाएगी बच्चों, हानि हो जाएगी। रुधिर के बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं रुधिर वाहिकाएं। ठीक है ना, जिनके अंदर रुधिर बहता है बेटा उनको बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है वो समझिए बच्चों। ये अपना क्या हो गया बच्चों, हृदय। जो हृदय से अंगों तक, मान लीजिए यहाँ पर अंग है बच्चों, हृदय से जो रक्त ले जाती है बेटा, उसको हमेशा ध्यान रखना बच्चों क्या बोलते हैं, धमनी। क्या बोलते हैं बेटा, धमनी। यानी ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। जो अंगों से वापस लेके आती है बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हो गई, एक तो धमनी हो गई और एक क्या हो गई बेटा, सिराएं हो गई। अंगों के अंदर क्या होता है बच्चों, ये धमनी अंगों के अंदर जाकर के छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, केशिकाएं। इसका मतलब ये हुआ कि रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की हो गई। जो हृदय से रक्त को ले जाती है वो धमनी, जो अंगों से वापस हृदय में लेके आती है उनको क्या बोलते हैं बेटा, सीरा बोलते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, जो धमनी और सिरा को जोड़ती है छोटी छोटी वाहिकाएं, अंगों के अंदर पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, केशिकाएं बोलते हैं। तो रुधिर वाहिकाएं कुल मिला के कितने प्रकार की हो गई बच्चों, तीन प्रकार की हो गई, धमनी, सिरा और क्या बेटा, केशिकाएं हो गई बेटा। ठीक है। अब अपन सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट
ये क्वेश्चन बनता रहता है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना बच्चों। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? देखो बच्चों, एक अंतर तो पहले ही पढ़ा दिया कि ये रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है बच्चों? अंगों तक। ये जो शिराएं होती है बच्चों, वो अंगों से वापस कहाँ लेके आएगी बेटा? हृदय तक रक्त लेके आ जाती है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट मुझे बताओ, हृदय का काम क्या बच्चों? हृदय क्या करता है बेटा? रुधिर को पंप करता है, ठीक है ना बेटा, दाब लगा करके पंप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों धमनियों के अंदर जो रक्त बहेगा वो अधिक दाब से बहता है। इसीलिए धमनियों, देखिए बेटा, ये जो रेड कलर की बना रखी है बेटा, ये धमनी है। इस धमनी की दीवार देखो बच्चों, बहुत ज्यादा मोटी होती है, जबकि सिराएं यानी अंगों से जो रक्त आ रहा है बेटा, वो सिरा के द्वारा आता है। मुझे बताओ, अंग रक्त को पंप करते हैं क्या बेटा? नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सिराओं के अंदर जो रक्त बहता है ना, वो धीरे धीरे बहता है, कम दाब से बहता है बच्चों। तो इसकी जो दीवार होगी बेटा, मोटी नहीं होती है, पतली होती है बेटा, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, धमनी के अंदर जो रक्त बहेगा, उसके रिवर्स में फ्लो होने के यानी विपरीत फ्लो होने के कोई चांसेस है क्या बच्चों? नहीं है, क्योंकि रक्त ऑलरेडी किससे फ्लो हो रहा है बेटा? दाब से फ्लो हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, जो अंगों से रक्त लेके आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार मेरे पेट से रक्त लेके आ रही है बेटा, सीरा लेके आती है बेटा हृदय में, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, उस रक्त के रिवर्स में फ्लो होने के चांसेस है क्या? बिल्कुल है बेटा। क्यों? क्योंकि सिराओं के अंदर आपको पता है, रुधिर जो है बेटा वो कम दाब से बह रहा है। तो बच्चों उसको रोकने के लिए ध्यान रखना बच्चों, इन सिराओं के अंदर ध्यान से देखिए बेटा, कपाट पाए जाते हैं। ये देखिए कपाट पाए जाते हैं, ये रक्त को एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बहने देते हैं। जैसे ही रक्त उल्टा बहता है ना बेटा, ये जो कपाट होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं बच्चों। तो कुल मिला के यदि ध्यान से देखा जाए तो धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर पढ़ लिया। वापस देखिए बच्चों, ये रक्त को कहां से ले जाती है? हृदय से अंगों तक। ये रक्त को कहां से बेटा? अंगों से हृदय तक। नेक्स्ट, धमनी, कौन सा रक्त बहता है बच्चों? शुद्ध। और इसमें कौन सा रक्त बहता है बेटा? अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, धमनी में जो रक्त है ना बेटा, वो अधिक दाब से बहता है, इसमें कम दाब से बहता है। धमनी की भित्ति जो होती है ना बेटा, दीवार होती है, वो क्या होती है बेटा? मोटी होती है। इसकी दीवार क्या होती है? पतली। क्यों? क्योंकि इसमें कम दाब से बह रहा, तो दीवार जो होगी वो क्या होगी बेटा? पतली होगी। नेक्स्ट, कपाट। कपाट किसमें पाए जाते हैं बच्चों? सीरा में, ठीक है ना बेटा, क्योंकि सिरा में आपको पता है रक्त कम दाब से बहता है, तो कपाट पाए जाते हैं ताकि रक्त उल्टा ना बह सके, ठीक है ना। और इसमें कपाट की जरूरत ही नहीं है बच्चों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना धमनी और सिरा में। इसके बाद देखिए बच्चों, केशिकाएं। देखो बेटा, ये धमनी है बच्चों, ये धमनी शरीर के अंगों में गई और अंगों में जाकर के विभाजित हो गई बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ये जो जाल बन रहा है ना, इसी जाल को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बेटा? केशिकाएं। क्या नाम दिया? केशिकाएं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो केशिकाएं है ना बेटा, बहुत पतली रुधिर वाहिकाएं है। आपको पूछे कि सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं कौन सी होती है, तो क्या लिखोगे आप? केशिकाएं लिखोगे। केशिकाओं की जो भित्ति होती है ना बेटा, वो अत्यंत पतली होती है। इसीलिए ध्यान रखना बच्चों, रक्त और कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों? तो केशिकाओं द्वारा। ध्यान रखना, पदार्थों का आदान प्रदान रक्त और उनकी कोशिकाओं के बीच में किसके द्वारा होता है? केशिकाओं के द्वारा। ध्यान रखना बच्चों, पदार्थों का आदान प्रदान न तो धमनी करती है न सिरा करती है। क्यों? क्योंकि इनकी दीवारें इसकी तुलना में क्या होती है बच्चों? मोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन केशिकाओं की जो भित्तियां होती है बेटा, बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? पतली होती है। इसीलिए पदार्थों का आदान प्रदान रुधिर और कोशिकाओं के बीच में किसके द्वारा होता है बेटा? केशिकाओं के द्वारा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हृदय, और अच्छी तरह से याद करके जाना बच्चों। हृदय कहाँ पाया जाता है बच्चों? जैसे ये आपका वक्ष है बेटा, वक्ष गुहा के अंदर हृदय पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में। इसका आकार कितना सा बड़ा होता है बेटा? जितनी आपकी मुट्ठी है ना, मुट्ठी जितना सा आकार होता है बेटा, ठीक है ना। अब हृदय का काम क्या बच्चों? ओनली रक्त को क्या करता है बच्चों? ये पंप करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। यदि हृदय में आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत बेटा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं बच्चों? हृदय में ध्यान रखना बेटा, 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। यानी कहने का मतलब, हृदय, सिंपल सा मैं एक प्रोजेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। हृदय में कितने कक्ष होते हैं बेटा? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं ना बेटा, इन कक्षों को बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं बेटा इन कक्षों को? आलिंद। ये अपना बायां आलिंद और ये दायां आलिंद हो गया। नीचे वाले जो कक्ष होते हैं ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? निलय बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए बच्चों, ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है ना। ये अपना हृदय है बच्चों। इस हृदय में कितने कक्ष बताए मैंने? 4 कक्ष बताए। देखिए, ये मान लीजिए कक्ष, ठीक है ना। ये भी दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। टोटल कितने कक्ष होते हैं बच्चों? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले जो कक्ष है ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आलिंद। नीचे वाले कक्ष जो दोनों है बेटा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? निलय बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? निलय। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों,
इधर आपका राइट हैंड है बच्चों, ठीक है ना, राइट की तरफ आपको लिखना लेफ्ट, यानी इधर लिखोगे बायां अलिंद बायां निलय, उल्टा लिखना बच्चों है ना, राइट की तरफ आपको लेफ्ट लिखना, यानी बायां अलिंद बायां निलय। और इधर क्या लिखोगे बेटा, दायां अलिंद और दायां निलय। एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, ये जो हृदय है ना बेटा, इस हृदय के बीचों बीच देखिए बेटा एक दीवार है, ठीक है ना बेटा, यानी एक विभाजिका होती है। इस विभाजिका से क्या फायदा है बच्चों, इधर का जो रक्त है बेटा, यानी इधर की तरफ ध्यान रखना बेटा, शुद्ध रक्त बहता है बेटा, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और इधर बहता अशुद्ध रक्त, यानी वी ऑक्सीजनित रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। इस विभाजिका के होने के कारण इधर का रक्त और इधर का रक्त, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो आपस में क्या नहीं होगा बेटा, मिक्स नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो विभाजिका का एक ही काम है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या नहीं होने देती बेटा, मिश्रित नहीं होने देती बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो बायां अलिंद है ना, इस बायां अलिंद में कौन आ रही बच्चों, फुफ्फुस सिरा आ रही बेटा, ठीक है ना। और अब यदि मान लीजिए इसका अपन सर्कुलेशन डिस्कस करें कि यार रक्त कैसे क्या फ्लो होता है, वो समझिए बच्चों आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं बच्चों, बायां अलिंद लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये जो बायां अलिंद है बेटा, ये बायां अलिंद रक्त प्राप्त करता कहां से, फेफड़ों से। ध्यान रखना बच्चों, आपका जो बायां अलिंद है ना बेटा, वो रक्त कहां से प्राप्त कर रहा है बच्चों, फेफड़ों से प्राप्त करता है, ठीक है। मुझे बताओ, फेफड़ों से जो रक्त लेके आएगी वो धमनी आएगी या सीरा आएगी। देखो बच्चों, जो रक्त लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, सीरा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लेबलिंग दे रखी है, फुफ्फुसीय सीरा। इस फुफ्फुसीय सीरा द्वारा, ध्यान रखना बेटा, फेफड़ों से रक्त आता है बच्चों। मुझे बताओ, फेफड़ों से जो आता है रक्त बेटा, वो क्या आता है बेटा, शुद्ध आता है, यानी ऑक्सीजन युक्त आएगा। अब क्या होता है बच्चों, ये बायां अलिंद रक्त प्राप्त कर लेता है। अब ये बायां अलिंद जो होता है, इसमें तो होता है संकुचन, और इसमें क्या होता है बच्चों, ये होते हैं फैलते हैं, यानी बायां अलिंद में तो होगा संकुचन, और बायां जो निलय होगा ये फैलेगा। अब मुझे बताओ, इसमें संकुचन हो रहा है और ये फैल रहा है, तो ये जो रक्त है ना बेटा, ये रक्त बायां अलिंद से कहा जाता है बच्चों, बाएं निलय में आ जाता है बेटा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो बाएं निलय है, अब ये संकुचित होना प्रारंभ होता है। अब संकुचित होना प्रारंभ होता है बेटा, तो ध्यान रखना, ये रक्त यहां से निकल करके, ध्यान से देखिए बच्चों, ये रक्त यहां से जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए आप, ये महाधमनी से जाता है, और महाधमनी से जाते हुए पूरे शरीर को ये रक्त क्या करता है बेटा, वितरित करता है। अब आपका शरीर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, और क्या डाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को, यानी अशुद्ध रक्त को कौन इकट्ठा करके लाती है बच्चों, महाशिरा। देखिए आप, ठीक है ना, ये जो महाशिराएं है बेटा, दो महाशिराएं हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये ऊपरी भाग से लेके आ रही है रक्त को, और ये नीचे वाले भाग से रक्त को लेके आ रही है। और कौन से भाग में लेके आती है बच्चों, दाएं आलिंद में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाएं आलिंद में तो रक्त कहां से आता है, फेफड़ों से आता है। दाएं आलिंद में रक्त कहां से आता है, शरीर के अन्य अंगों से आता है। तो ये जो रक्त आ रहा है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, यानी अशुद्ध रक्त है बेटा, ठीक है ना। अब इसको अपने को शुद्ध करना है, तो फेफड़ों में भेजना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये दायां आलिंद संकुचित होता है, और ये दायां निलय विकुंचित होता है। तो ये जो रक्त है ना बेटा, दाएं आलिंद से कहां चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है बेटा, ठीक है ना। अब ये दायां निलय क्या होगा बच्चों, संकुचित होगा, और यहां से ये रक्त निकल करके फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से कहां चला जाता है बेटा, फेफड़ों में। ये देखिए फुफ्फुसीय धमनियां दे रखी है, फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से कहां चला जाता है बेटा, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़े क्या करेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और वापस क्या डाल देंगे बेटा, ऑक्सीजन, यानी वहां पर गैसों का वापस क्या हो जाएगा, आदान प्रदान। और जो अशुद्ध रक्त है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, शुद्ध हो जाता है। तो ये मैंने थ्योरी पूरी लेफ्ट साइड में दे रखी है बच्चों, प्लीज आप इसको वॉच करिएगा। इसका आगे का पार्ट भी मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो पूरा का पूरा यहाँ दे रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको मैंने एक बार और एक फ्लो चार्ट बनाया सिंपल सा, ये आप याद कर लीजिए बेटा, पूरा एक्सप्लेन कर हो जाएगा। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा तरीका है, इधर देखिए। सबसे पहले बायां अलिंद लीजिए। बायां अलिंद मुझे बताओ रक्त कहां से प्राप्त करता है, फेफड़ों से। बेटा फेफड़ों से रक्त कहाँ आया, बायां अलिंद में, किसके द्वारा आया बच्चों, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। अब क्या होगा बच्चों, बायां अलिंद में होगा संकुचन, बाएं निलय में क्या होगा, विकुंचन। रक्त बायां अलिंद से कहां चला गया, बाएं निलय में। फिर बायां निलय क्या हुआ बच्चों, संकुचित हुआ। संकुचित हुआ तो ये रक्त, देखो बेटा, ये रक्त किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ये महाधमनी है बच्चों, इस महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में चला जाता है, ठीक है बच्चों, शरीर के अंगों में चला गया। शरीर के अंग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रक्त हो गया वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो मैंने ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रखा है, ये इनमें अशुद्ध रक्त बह रहा, जिसको मैंने लाल रंग से रिप्रेजेंट किया उसमें शुद्ध रक्त है बच्चों। तो बेटा ये शरीर के अंगों से ये रक्त कौन इकट्ठा कर लेती बच्चों, महाशिरा। ये महाशिरा बच्चों
ये महाशिरा इस रक्त को कहाँ लेके आ जाती है बच्चों, दाएं आलिंद में, ठीक है ना, ये दाएं आलिंद है। दाएं आलिंद से कहाँ चला जाता है बेटा ये रक्त, दाएं नीलय में चला जाता है। दाएं नीलय से ये रक्त, ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए बेटा फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा वापस कहाँ चला गया बच्चों, फेफड़ों में, ये फेफड़ों में चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लड का क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है, ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब मुझे बताओ बच्चों, इस हार्ट के अंदर यानी हृदय के अंदर रक्त कितनी बार आ रहा है बच्चों, तो 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखिए। एक बार ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है, और एक बार क्या बच्चों, ऑक्सीजन रहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ रहा है। यानी एक बार शुद्ध आ रहा है और एक बार क्या बेटा अशुद्ध आ रहा है। यानी कितनी बार रक्त आया बच्चों, 2 बार आया। ऐसे परिसंचरण को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना। यदि मान लीजिए एक चक्र हुआ बच्चों, एक हृदय चक्र हुआ, और एक हृदय चक्र के अंदर यदि मान लीजिए हृदय के अंदर 2 बार रक्त आ जाता है, तो इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या आ गया कि ये आलिंद की भित्ति देखिए बच्चों, और ये निलय की भित्ति देखिए, बताओ किसकी भित्तियां मोटी है, निलय की भित्तियां मोटी है। क्यों भाई, आलिंद की तुलना में ध्यान रखना, निलय की भित्तियां जो होती है, दीवारें होती है, वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि निलय रक्त को क्या करते हैं, पंप करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कोई चीज पंप कर रही है तो दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, उस दाब को सहन करने के लिए इनकी भित्तियां क्या होती है बच्चों, मोटी होती है। आलिंद की भित्तियां इतनी मोटी नहीं होती है बेटा। अब देखिए बच्चों, दोहरा परिसंचरण का महत्व क्या हुआ बेटा, या क्वेश्चन आ गया कि यार अपना जो हृदय होता है बेटा वो कितने कक्ष का होता है, 4 कक्ष का, उससे फायदा क्या हुआ। उससे क्या फायदा हुआ बच्चों, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, बताओ वो आपस में मिक्स होंगे क्या, नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हृदय के 4 कक्ष होने से या दोहरा परिसंचरण होने से ये फायदा है कि आपका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है बेटा और ऑक्सीजनित रक्त है ना बेटा, वो आपस में क्या रहते हैं बेटा, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते हैं तो इससे फायदा क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई होगी आपके अंगों में, और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो बेटा क्या मिलेगी अपने को, ऊर्जा, क्योंकि ऑक्सीजन काम में आती है भोजन को तोड़ने में, ऊर्जा निकलेगी, और इस ऊर्जा का अपन उपयोग करेंगे बच्चों अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों, जितने भी गर्म रुधिर वाले जीव है, गर्म रुधिर वाले जीव में कौन आता है बेटा, मनुष्य आता है, एलिफेंट, डॉग, ये सारे आते हैं बेटा। एक तो बच्चों ये आपको आना चाहिए, गर्म रुधिर वाले जीव क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। अपन गर्म रुधिर में आते हैं बच्चों। गर्म रुधिर क्या होता है बच्चों, ऐसे मत लिख देना कि यार जिनमें रुधिर गर्म होता है बेटा, ऐसा नहीं है बच्चों। गर्म रुधिर वाले जीव ऐसे जीव जो अपना तापमान बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, तो आप अपना तापमान बनाए रख सकते, अपना शरीर का तापमान कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अपन चाहे सर्दी पड़ रही हो चाहे गर्मी पड़ रही हो, अपने में क्षमता होती है कि अपन अपना तापमान बनाए रख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों उस तापमान को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा तभी मिलेगी जब अपना कौन सा परिसंचरण होगा बच्चों, दोहरा परिसंचरण होगा, और हृदय में कितने कक्ष होंगे बच्चों, 4 कक्ष होंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कुछ जीव दे रखे हैं, एम्फीबिया और सरीसृप। देखो बच्चों, एम्फीबिया में अपना मेंढक आता है, सरीसृप में सांप ये आते हैं बच्चों। इनके अंदर हृदय कितने कक्ष का होता है बच्चों, तो ध्यान रखना 3 कक्ष का होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, हृदय के अंदर यदि 3 कक्ष है, कितने कक्ष है, 3 कक्ष है, तो मुझे बताओ रक्त तो मिक्स हो जाएगा, यानी इधर का शुद्ध रक्त और इधर का अशुद्ध रक्त आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 आलिंद होते हैं, एक ही निलय होता है, तो मिक्स हो जाएगा। तो मुझे बताओ मिश्रित रक्त ये पंप करते हैं बच्चों, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है बेटा, कम होती है, ऊर्जा भी क्या निकलेगी, कम। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो जीव है रुधिर के मिश्रित को सहन कर सकते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि ये जीव ध्यान रखना गर्म रुधिर वाले नहीं होते बेटा, ये ठंडे रुधिर वाले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एम्फीबिया और सरीसृप, ध्यान रखना बेटा, ठंडे रुधिर वाले होते हैं। इनको शरीर का तापमान बनाए रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इनका शरीर का तापमान ध्यान रखना बेटा पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये इनमें ध्यान रखना रक्त मिश्रित हो जाता है, इस मिश्रण को भी ये क्या कर सकते हैं बच्चों, सहन कर सकते हैं बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, मछली का जो हृदय होता है बेटा वो कितने कक्ष का होता है, 2 कक्ष का होता है, और इसमें परिसंचरण भी ध्यान रखना बेटा कौन सा होता है, एकल, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया अपना किसके बारे में बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसमें हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, धमनी और सिरा में अंतर, ये बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लेना बच्चों। अब एक और चीज होती है लसिका। यार लसिका क्या होती है यार बच्चों, अपन ने तो केवल रक्त देखा, लसिका तो देखा ही नहीं बच्चों, देख रखा होगा बेटा। ब्लड निकलने के बाद भी एक पानी जैसा जो फ्लूइड निकलता ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लसिका बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये धमनी है,
ये आपको पता है केशिकाएं हैं, ये वापस क्या हो गई, सिरा हो गई बेटा, ठीक है ना। रक्त ऐसे तो जाता है बेटा, धमनी से इसमें गया केशिकाओं, और केशिकाओं से निकल करके कहाँ चला जाता है, सिराओं में चला जाता है, ठीक है ना। ये जो केशिकाएं होती है, मैंने पहले ही कहा, केशिकाओं की भित्ति ध्यान से देखिए बेटा, बहुत पतली होती है, ये देखिए बहुत पतली भित्ति होती है, और इसकी भित्ति के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों से, यानी जब रक्त इनसे बहता है ना बेटा, तो इनके छिद्रों से, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है बच्चों, इन छिद्रों से रक्त क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो रक्त की कौन सी चीजें बाहर निकल जाती है बेटा, प्लाज्मा निकल जाता है, प्रोटीन निकल जाता है, कुछ रुधिर कोशिकाएं, लेकिन आरबीसी नहीं निकलती है। तो ये जो फ्लूइड बाहर है बेटा, ये बाहर निकला, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लसिका। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लसिका का निर्माण किससे हुआ बच्चों, ब्लड से ही लसिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये लसिका जो है, ये ब्लड की तरह लाल रंग की नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं आती है, और आरबीसी नहीं आएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, और हीमोग्लोबिन नहीं आएगा तो इसका कलर लाल नहीं होता बच्चों, ये रंगहीन होता है बेटा, ठीक है ना। लसिका, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये लसिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये जो लसिका है ना बेटा, ये बाहर आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बाहर आकर के जाएगी कहां पर बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर छोटी छोटी केशिकाएं होती है बच्चों, उनको बोलते हैं लसिका केशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, लसिका केशिकाएं। तो ये जो लसिका है ना बच्चों, ये इन केशिकाओं में चला जाता है, ठीक है ना। ये केशिकाएं वापस जुड़ जाएगी बच्चों, और क्या बनाएगी, लसिका वाहिका। तो ये होती है लसिका वाहिका, और ये लसिका वाहिका वापस, ध्यान रखना बच्चों, किसमें खुल जाती है बच्चों, सिरा के अंदर, वापस बड़ी सिरा के अंदर खुल जाती है। कुल मिला के यहाँ से ये फ्लूइड बाहर निकला, और ये फ्लूइड वापस लसिका वाहिकाओं द्वारा वापस कहाँ चला गया बेटा, सिरा में चला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये लसिका का कार्य क्या है बेटा, ये क्यों बाहर निकला, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। तो लसिका के एनसीईआरटी ने 2 कार्य दे रखे बच्चों। एक तो ध्यान रखना बच्चों, जो वसा है बेटा, अवशोषित वसा, उसका परिवहन कौन करती है बच्चों, लसिका करती है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पता है बेटा क्या होती है, कोशिकाएं होती है। यदि इन कोशिकाओं के बाहर अतिरिक्त तरल है, अतिरिक्त तरल कहाँ बेटा, कोशिकाओं के बाहर, वो तरल किसमें मिक्स हो जाता है, लसिका में, और लसिका के साथ वापस कहाँ चला जाता है, रक्त में चला जाता है। तो कहने का मतलब, कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अतिरिक्त तरल को भी ये क्या करती है बेटा, अपने साथ ले चली जाती है, ठीक है ना। तो किताब में ध्यान रखना बेटा, 2 कार्य दे रखे हैं, एक तो वसा का परिवहन दे रखा है बच्चों, और कोशिकाओं के बाहर जो अतिरिक्त तरल है उसको भी हटाने का काम करती है बेटा, कौन, लसिका। इसके बाद देखिए बच्चों, यदि क्वेश्चन ये आ गया, रक्त व लसिका में अंतर क्या है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था रक्त का रंग क्या होता है बच्चों, लाल। इसका क्या होता है, रंगहीन होता है। रक्त में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन कम। रक्त में आरबीसी होती है, इसमें नहीं होती है। आरबीसी है बेटा तो कलर लाल होगा, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता बच्चों, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हुआ बच्चों, क्या बेटा, लसिका के बारे में। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया अपना पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन के बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, प्लांट्स के अंदर परिवहन कैसे क्या होता है बेटा, ठीक है ना, पौधों में। अब पौधों की बात कर रहे हैं बच्चों। यार बच्चों, आपको पता है बेटा कि यार, जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है बेटा, ये मान लीजिए ये पौधा है, ये जड़ें होगी, और ये पौधा है बेटा, ठीक है ना, और ये पत्तियां होगी बच्चों। तो आपको पता है जड़ें क्या करती है बेटा, जल का अवशोषण करती है, और ये जल यहाँ से जाता है बेटा कहाँ पर, पत्तियों में, ठीक है ना। यदि मान लीजिए इनकी दूरी कम है, तो ध्यान रखना बच्चों, परिवहन विसरण के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है बच्चों, विसरण के द्वारा। लेकिन यदि मान लीजिए पौधा बहुत बड़ा हो गया बच्चों, है ना, पौधा बहुत बड़ा हो गया, तो मुझे बताओ बच्चों, पत्तियों और जड़ के बीच की दूरी बढ़ जाएगी बेटा। तो ध्यान रखना, उस केस में परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, जल व खनिज लवणों का। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, जाइलम किसका परिवहन करता है बच्चों, जाइलम, ध्यान रखना बच्चों, जाइलम परिवहन करता है किसका, जल व खनिज लवणों का। फ्लोएम किसका परिवहन करता है बच्चों, भोजन का। तो याद करने का सिंपल सा तरीका, जाइलम में क्या आ रहा है बच्चों, जे आ रहा है, जैसे क्या याद रखोगे, जल। तो जाइलम ध्यान रखना जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम फूड का यानी भोजन का परिवहन करता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जल व खनिज लवणों का क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परिवहन, कि यार पेड़ पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता कैसे है। देखिए बच्चों, ये एक पेड़ दे रखा है, यहाँ पर नीचे जड़ें हैं बच्चों, ये तना है, और ये क्या बच्चों, पत्तियां हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये जड़ का मैंने सेक्शन काट करके यहाँ पर दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बेटा, ये जड़ की कोशिकाएं होती है, क्या होती है बच्चों, ये कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। ये कोशिकाएं क्या करती है बच्चों, सबसे पहले मिट्टी से किसका अवशोषण करती है बेटा, खनिज पदार्थों का,
उसके बाद ये ध्यान रखना बेटा किसका बेटा, जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है, परासरण की क्रिया द्वारा। वापस समझिए बच्चों, ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें मिट्टी से पहले किसका अवशोषण करेगी बेटा, खनिज लवणों का। उसके बाद परासरण की क्रिया द्वारा ध्यान रखना ये किसका अवशोषण कर लेती है, जल का अवशोषण कर लेती है। ठीक है ना बेटा। अब ये जो जल है ना बेटा, ये जड़ की कोशिकाओं से होता हुआ कहां पर पहुंच जाता है, जड़ के जाइलम में। ध्यान रखना बच्चों, जड़ का जाइलम, तने का जाइलम और पत्तियों का जाइलम आपस में क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। और ये एक क्या बनाता है बेटा, एक सतत नली का निर्माण करता है बच्चों। एक तरह से जैसे घर पे पाइपलाइन होती है ना बेटा, वैसे ही यहाँ पर एक क्या बेटा, जाइलम की पाइपलाइन बनी हुई है एक तरह से, है ना बेटा। तो सबसे पहले जड़ों ने पानी का अवशोषण कर लिया, इस जल को कहाँ डाल दिया बेटा, जड़ के जाइलम में। फिर मैंने क्या कहा, जड़ का जाइलम, तने का जाइलम और पत्ती का जाइलम आपस में क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ होता है और एक नली का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों, ये पानी नीचे से ऊपर गया कैसे। क्योंकि आपको पता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लग रहा है और पानी को कहाँ जाना बच्चों, ऊपर जाना। तो ऊपर जाएगा कैसे, उसके लिए आप ऐसा करिए बच्चों, पहले एक ये डायग्राम समझिए बच्चों। जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा जूस पी रहा है बेटा स्ट्रो से, है ना बेटा। एक नली होती है ना बेटा स्ट्रो, उससे जूस पी रहा है। मुझे बताओ बच्चों, यदि वो स्ट्रो आपके माउथ में लगा दी जाए तो मुझे बताओ जूस अपने आप आ जाएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों। आप क्या करोगे, मुख के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न करोगे बेटा। अरे करोगे ना बेटा, उस खिंचाव के कारण जूस जो है वो नीचे से कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से ध्यान रखना बच्चों, ये जो पत्तियां है ना, ये पत्तियां आपको पता है दिन के समय क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है ना बेटा, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ध्यान रखना बेटा, पत्ती के जाइलम में एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। उस खिंचाव का नाम है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। और बच्चों उसी खिंचाव के कारण पानी नीचे से कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर की ओर जाता है बेटा। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना बच्चों, जल का क्या होता है, परिवहन होता है। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, यदि नाइट में देखा जाए, रात्रि के समय देखा जाए, तो मुझे बताओ रात्रि के समय तो बेटा वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा, फिर वहां पर ध्यान रखना बेटा कैसे परिवहन होगा। लेकिन आपको पता है बच्चों, जड़ें तो लगातार पानी का क्या कर रही है बेटा, अवशोषण कर रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जल की मात्रा क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। और एक दाब उत्पन्न हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, उस दाब को बोलते हैं बेटा मूल दाब। यानी पानी की मात्रा बढ़ने से यहाँ पर एक दाब उत्पन्न हो गया, और उस दाब के कारण पानी धीरे धीरे नीचे से कहाँ जाने लग जाता है, ऊपर जाने लग जाता है बेटा। ठीक है ना। तो इस तरह से होता है बेटा। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो जड़ें है ना, ये खनिज लवण अवशोषित करेगी, फिर जल का अवशोषण करेगी प्रासरण के द्वारा। फिर मैंने कहा कि ये जल कहाँ चला जाता है, जड़ के जाइलम में। फिर मैंने कहा जड़, तना और पत्ती का जाइलम आपस में जुड़ा रहता है और एक सतत नली बनाता है। दिन के समय मैंने कहा था इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और एक खिंचाव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। और उस खिंचाव के कारण पानी नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। रात्रि में मैंने आपको कहा था बेटा क्या उत्पन्न होता है बच्चों, मूल दाब। और उस मूल दाब के कारण पानी नीचे से कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्रिया होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, भोजन का परिवहन। क्या बेटा, भोजन का परिवहन। कि यार पादपों में भोजन, मुझे बताओ यार भोजन बनता कहाँ है बच्चों। सबको पता है यार भोजन कहाँ बनता है बेटा, पत्तियों में। ये पत्तियां हो गई। ठीक है ना बच्चों। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर भोजन बन गया, इस भोजन का परिवहन कैसे क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, भोजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, फ्लोएम। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना बेटा, भोजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है, फ्लोएम की सहायता से। तो मैंने ये जो पिंक कलर का बना रखा ना बेटा, ये फ्लोएम है बेटा। अब मान लीजिए, इमेजिन करिए कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि जो भोजन है ना बेटा, तो ध्यान रखना भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो ये आपको आना चाहिए बच्चों। भोजन का परिवहन ध्यान रखना किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। तो मैंने ये कहा कि यार ये सुक्रोज है। ये सुक्रोज सबसे पहले फ्लोएम में प्रवेश करता है, क्या उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा यानी एटीपी का। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सर्वप्रथम ये जो सुक्रोज है ना यानी जो भोजन है, भोजन किस रूप में परिवहन होता है बेटा, सुक्रोज के रूप में। ये सुक्रोज ध्यान रखना बेटा किस में प्रवेश कर जाता है, फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। फ्लोएम में प्रवेश करने पर ये इसके विलयन में घुल जाएगा बच्चों। घुल जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी किताब ये कह रही है कि प्रसारण दाब बढ़ जाता है। और प्रसारण दाब के बढ़ने के कारण बाहर जो जल है ना बेटा, वो जल अब फ्लोएम में प्रवेश करेगा। मेरी बात सुनो, पहले सुक्रोज आ गया, अब कौन आ गया, जल आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर विलयन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो विलयन की मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है। इस दाब के कारण ये जो है सुक्रोज,
जो भोजन वाला विलियन है ये कम दाब की ओर मूव करता है बच्चों, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले प्राशन दाब उत्पन्न हो गया, फिर मैंने कहा जल प्रवेश कर गया, जल प्रवेश करने से उसमें क्या उत्पन्न हुआ, दाब उत्पन्न हुआ, और दाब उत्पन्न होने के कारण ये पदार्थ कम दाब की ओर क्या करते हैं बेटा, जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, भोजन का निर्माण कहाँ हुआ, पत्तियों में। पत्तियों से भोजन ध्यान रखना पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, बाई डायरेक्शनल, यानी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, तो स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्थानांतरण। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का क्या होता है बच्चों, परिवहन होता है। अब यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये आ गया कि यार जल के परिवहन और भोजन के परिवहन में क्या अंतर है बच्चों, तो मुझे बताओ जल का परिवहन कहां से कहां हुआ, जड़ से पत्तियों तक। भोजन का परिवहन पत्तियों से जड़ तक। ठीक है ना बेटा। जल का परिवहन कौन सी दिशा में होता है बच्चों, ऊपर की ओर, और जबकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है बच्चों। जल के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जब सुक्रोज प्रवेश कर रहा था तो किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जल का परिवहन जाइलम के थ्रू होता है बेटा, और फ्लोएम भोजन का जो परिवहन है बेटा वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये दोनों में अंतर आप तैयार कर सकते हो बेटा। एक और चीज जानना बच्चों, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है बच्चों। तो मुझे बताओ, पेड़ पौधे जो होते हैं ना बेटा, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये देखो पेड़ पौधे हैं, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन। इसके फायदे क्या है बच्चों, यदि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे तो मुझे बताओ बच्चों, ये खिंचाव उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर एक खिंचाव उत्पन्न हुआ था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, और उसी के कारण पानी नीचे से कहाँ चढ़ा, ऊपर चढ़ा बेटा। ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन का पहला महत्व तो क्या हो गया, ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण पानी नीचे से कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जाता है बेटा। ठीक है ना। दूसरा, जितना तेजी से पानी ऊपर जाएगा उतना ही तेजी से पानी का क्या होगा, अवशोषण, यानी ये पानी के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधे अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। देखो बच्चों, गर्मी जब होती है ना बेटा, अपन भी शरीर से क्या निकालते हैं, पसीना। क्यों निकालते हैं बच्चों, ताकि अपने शरीर का तापमान बनाए रहेगा। उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा, वाष्पोत्सर्जन का उपयोग करते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन के क्या हो गए बच्चा लोगों, महत्व हो गए। तो बच्चों ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा बेटा, परिवहन। नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करिए बच्चों, कौन सा, लास्ट वाला जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। थैंक यू बच्चों।